हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर दो चैप्टर खत्म कर दिए, पॉलिनोमियल खत्म कर दिया, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म कर दिया। अब हम फोर्थ लेसन की ओर जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूं वो क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि 9th का ये जो चैप्टर है बहुत ही कम लेवल पे दिया है, 10th के अंदर इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे दे दिया गया है। हमें वो भी चेक करना है और वो भी हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करेंगे जहां पे हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस को बनाएंगे भी सही और उसको सॉल्व आउट भी करेंगे। हालांकि हमें सॉल्व आउट करने के लिए नहीं कहा गया होगा, फिर क्लियर। दूसरा, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी दी हुई है जो एज इट इज 10th के अंदर आती है। रेडी? तो खास ध्यान दीजिएगा, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से 9th का ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे पॉलिनोमियल था वैसे ही लीनियर इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, चैप्टर का मतलब पहले तो समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको सिखा दिया, पॉलिनोमियल के अंदर मैंने आपको सिखा दिया कि जिसका पावर क्या रहता है, 1 रहता है। जिसका पावर क्या रहता है, 1। समझ लीजिए, यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, जिसका पावर या तो डिग्री, क्या रहती है, 1, उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो उसको हम कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। क्या कहेंगे उसको हम? लीनियर। क्लियर? देन आफ्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल भी मैंने आपको सिखा दिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब क्या कि भाई जो अननोन टर्म है, क्या? जो अननोन टर्म है, जो पता नहीं है, जो अननोन टर्म है यानी जो चेंजेबल है, जो मुझे पता नहीं है, वो टर्म को हम क्या कहते थे? वेरिएबल कहते थे। क्लियर? और डिग्री जिसकी एक है उसको हम क्या कहते थे? लीनियर कहते थे। क्लियर? तो इसके बेसिस पे ये जो लीनियर इक्वेशन है वो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, खास ध्यान दीजिएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे हमारा a और b वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, या तो कोफिशिएंट कह सकते हैं x और y का। और हमारा जो ये x और y है वो क्या है? हमारे वेरिएबल। क्या है? हमारे वेरिएबल भी है और साथ में जिसका पावर क्या है? वेरिएबल विथ डिग्री 1। वेरिएबल विथ डिग्री 1 यानी ये जो x वाले टर्म है हमारे, x और y वाले जो कि वेरिएबल है, जो कि अननोन है, वो क्या है? वेरिएबल विथ डिग्री 1। और ये जो है वो हमारे कौन से टर्म है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? खास ध्यान रखिएगा, ये जो है वो क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो पार्ट में ये चैप्टर पढ़ना है। एक पूरी ग्राफिकल मेथड कि भाई ग्राफिकल मेथड किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे हमारे इक्वेशन के ऊपर, और एक लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन हमको दिया होगा वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में और वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर से हमें इक्वेशन बनाना रहेगा। एक्चुअली 8th के अंदर आ गया थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक की मदद से आप लोग कोई भी प्रकार का स्टेटमेंट दिया होगा उससे आप वो इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी, 10th के अंदर जब आप जाओगे तब यही चीज आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में जब सॉल्व करनी रहेगी तब आप लोग क्या करोगे? उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दो स्टेटमेंट दिए होंगे और वो दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आप दो अलग अलग टाइप के इक्वेशंस बनाओगे। दो स्टेटमेंट दिए होंगे और वही दो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लोग अलग अलग स्टेटमेंट बनाओगे। क्लियर? माफ कीजिए, स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बेसिस पे आप अलग अलग इक्वेशन बनाओगे और इस इक्वेशन को वहां पे सॉल्व करोगे अलग अलग टाइप की मेथड से। जो मेथड हमें 10th में नहीं पढ़नी है, जो मेथड हमें, माफ कीजिए, 9th में नहीं पढ़नी है, जो मेथड हमें 10th में पढ़नी है। क्लियर? अभी नहीं पढ़नी, लेकिन उसके नाम आप लोग दिमाग में रखिए कि ऐसा कुछ आने वाला है 10th में। एलिमिनेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हम उसको सॉल्व करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये 3 मेथड रहेगी। एक और मेथड रहेगी ग्राफिकल मेथड। वो जो ग्राफिकल मेथड है वो हमें 9th में फिलहाल पढ़नी है कि आप उसको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हो। खास आपको इक्वेशन बनाना सीखना है, खास वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। क्योंकि आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी होगी वो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए।
क्योंकि आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एजम्पशन करना रहेगा। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आप कुछ न कुछ एज्यूम करोगे, जो चीज आपको ढूंढनी होगी वो चीज आपको एज्यूम करोगे। क्लियर? जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 4.1 का जो पहला एक क्वेश्चन है वो भी वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल सिखाता हूं कि भाई किस तरीके से और कौन से प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें जो अलग अलग टाइप के वर्ड दिए होते हैं उसका मतलब क्या निकलता है। क्लियर? तो एक आपकी जो पेन और कॉपी है उसको उठाइए, उसके अंदर लिखिए, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं लिखिए। द एज ऑफ फादर, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, हमारा चैप्टर अभी चालू नहीं हुआ है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। द एज ऑफ फादर is twice the age of son, is twice the age of son. The age of father is twice the age of son. And second, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, एज ऑफ फादर, सेकंड स्टेटमेंट यही इसके अंदर, एज ऑफ फादर before 3 years, before 3 years, 4 time before 3 years, 4 time to the son, to the age of son. क्लियर? हमें ऐसे दो स्टेटमेंट दिए हैं और कहा गया है कि इसके ऊपर से इक्वेशन बनाइए। सॉल्व करना बात की बात है, सॉल्व अभी करना ही नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के ऊपर से आप किस तरीके से इक्वेशन को बनाओगे। तो सबसे पहले तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया गया है। बताया गया है द एज ऑफ फादर is twice the age of son, the age of father is twice the age of son, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। then age of father before 3 year, age of father before 3 years, 4 time to the age of son, ऐसा बताया गया। सही। अब पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालिए तो आपको पिताजी और बेटे के बीच का जो रिलेशन है, एज के बीच का रिलेशन वो पता है, लेकिन इंडिविजुअल एज पता है नहीं। इंडिविजुअल करंट एज आपके जो यहाँ पे फादर है उनकी आपको एज पता है नहीं, ना सन की एज पता है ना फादर की एज पता है। तो इस चैप्टर के जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे उसकी ये सबसे पहली ट्रिक कि जो चीज नहीं दी होती या तो जो चीज ढूंढनी होती है, मेंशन करना तो कर लीजिए, जो चीज नहीं दी होती या तो जो चीज ढूंढनी होती है वो चीज हमें क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप हर एक सम में यही करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। सपोज क्या करेंगे, सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता नहीं है, फादर की और बेटे की, फादर की और सन, किधर पिताजी और बेटे की जो एज है वो नहीं पता, तो हम एज्यूम करेंगे एज ऑफ फादर, सपोज एज ऑफ फादर इज x years, क्या करेंगे, the age of father is x year। second, age of son is y years। क्यों दो चीज क्यों एज्यूम की, हमारे चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल। देखिए क्या नाम है हमारे चैप्टर का नाम, टू वेरिएबल। हमारे सम में दो वेरिएबल होने चाहिए, दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए। रेडी? यानी इक्वेशन इसी तरीके के होंगे। समझ में आई बात? सबसे पहला क्या करना है, जो चीज आपको नहीं पता है या जो चीज ढूंढनी है उसको एज्यूम कर लीजिए। सेकंड ट्रिक, दोनों को सामने सामने लिख दीजिए। ऐसे दोनों को मैंने सामने सामने लिख दिया, पहले स्टेटमेंट के लिए भी लिख दिया और दूसरे स्टेटमेंट के लिए भी लिख दिया। पहले स्टेटमेंट के लिए इधर देखिए क्या दिया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। क्या दिया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है, हमने एज्यूम क्या किया x, सन की एज क्या है, एज्यूम की y। मतलब द एज ऑफ फादर, यहां पर ध्यान दीजिएगा खास, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब पिताजी की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है, पिताजी 2 गुना बड़े हैं। अगर मुझे बीच में इक्वल लगाना हो
तो मुझे 2 कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि पिताजी तो ऑलरेडी 2 गुना बड़े है ही, मुझे उसको बेटे के साथ इक्वल में लिखना हो तो बेटे को मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पिताजी की एज है 40 ईयर, कितनी है 40 ईयर, समझना। और बेटे की एज है सपोज 20 ईयर, सपोज कितनी है 20 ईयर, तो मुझे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, दोनों को इक्वलाइज करना हो तो मुझे 2 कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑफ द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। रेडी ना, सीधा सा बैठ जाएगा, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब कि पहला इक्वेशन आप यहीं पे बना दोगे, x is equal to 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे लीजिए, x minus 2y is equal to 0। क्लियर? क्योंकि हमें हर वक्त क्या करना रहेगा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना रहेगा। क्लियर? सेम थिंग सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द एज ऑफ फादर बिफोर 3 इयर्स। तो सबसे पहले फादर और सन वो दोनों में से 3 ईयर लेस करने पड़े, क्योंकि 3 साल पहले की बातें चल रही है, तो यहां भी 3 निकालना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे जो y यानी कि जो बेटे की एज है उसमें से भी 3 निकालना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि 3 साल पहले की बात चल रही है, तो हमने 3 निकाल दिया पहले, तो बिफोर 3 ईयर। द एज ऑफ फादर मतलब कि फादर की एज बेटे की एज से 3 साल पहले, मतलब कि अगर पिताजी 3 साल पीछे जाएंगे तो बेटा भी जाएगा ना, थोड़ी होगा पिताजी बड़े छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे 3 साल और बेटा वहीं का वहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं। सो 3 साल पहले पिताजी की एज बेटे की एज से कितना 4 टाइम था, मतलब पिताजी तो 4 टाइम थे ही, मुझे इक्वल करना हो तो मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा सामने की साइड, सही है ना। क्लियर? क्या एज ऑफ फादर x, एज ऑफ फादर बिफोर 3 ईयर इज 4 टाइम द एज ऑफ सन बिफोर 3 ईयर। क्लियर? क्योंकि दोनों में लगेगा 3 ईयर वाला जो टर्म है वो तो रेडी। अब सिंपल कैलकुलेशन, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4y minus 4 3 जा 12, यहां पे रहेगा x minus 3, 4y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, क्या बन जाएगा x minus 4y, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, -3 plus 12 कितना हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। क्लियर? इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा, क्या करना रहेगा, इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा, जहां पे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन हमारा है वो वाले फॉर्म में आप हमारे इक्वेशन को लेके आओगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, ये सिर्फ हमने समझा है। अब हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद आप चालू करते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों एक्सरसाइज चालू करते हैं, टाइटल लगाइए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, बताया गया है the cost of notebook is twice the cost of a pen। only one statement, एक ही स्टेटमेंट है। write the linear equation for this two variable representation with the statement को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाना है। क्लियर? क्या दिया गया है, the cost of notebook is twice the cost of pen। cost of notebook मैं जरा मेंशन कर लेना उसको, the cost of notebook is twice the cost of pen। क्या दिया गया है, the cost of notebook is twice the cost of pen। समझिएगा, नोटबुक की प्राइस में द कोस्ट वो डबल है, किससे, पेन से। तो मुझे पता है कि नोटबुक की प्राइस क्या है, नहीं। मुझे पता है पेन की प्राइस क्या है, नहीं। तो मैं उसको क्या करूंगा, एज्यूम, suppose the cost of notebook is x rupees। यहाँ पे ये चीज खास मेंशन करनी है, पीछे अगर जैसे पिताजी की अगर उम्र की बात थी अगले सेशन में, तो वहां पे इयर्स लिखना था। क्लियर? सो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x रुपीस, यहाँ पे रुपीस की बात है तो रुपीस लिखेंगे। देन द कॉस्ट ऑफ पेन इज y rupees। क्लियर ना? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक is x rupees and the cost of pen is y rupees। the cost of notebook is x rupees and the cost of notebook pen is y rupees। मैंने अब आपको सिखाया था क्या करना है, दोनों को सामने लिख दो।
नाउ cost of notebook, notebook मतलब कि x cost of notebook is twice the cost of pen. ये तो डबल है ही, ये डबल करना है, ये डबल है, ये तो डबल है, ये डबल है, तो इसको डबल करना पड़ेगा, ये डबल है, इसको डबल करना पड़ेगा, सामने 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, समझ में आई बात? क्या क्या the cost of notebook is twice the cost of pen, मतलब कि ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, तो सामने की साइड क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। रेडी? चलो इसको लेफ्ट ले लीजिए। सो x minus 2y is equal to 0। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन, क्या हो गया इक्वेशन, सिंपल फॉर्म, कुछ भी नहीं, क्या करना है, कोस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कोस्ट पेन की कोस्ट से डबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, इक्वेशन बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c in the sense standard form, standard form के अंदर कन्वर्ट कीजिए, क्या कन्वर्ट इनटू ax plus by plus c is equal to 0 and write down the a b and c। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला आपको बताया गया है 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, क्या दिया है 9.35 बार, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। तो सबसे पहले ये फॉर्म में लाने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेना पड़ेगा, यस ले लेते हैं, क्या दिया है 2x plus 3y minus 9.35 बार is equal to 0। रेडी? मतलब हो गया हमारा ax plus by plus c वाला फॉर्म। रेडी? अब इसके ऊपर से आपको क्या लिखना है, लिखना है a b and c, क्या लिखना है a b and c। तो a क्या होगा, चलिए a कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या कहा जाएगा a, चलो 2 हो गया। b क्या हो जाएगा b हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा 3। चलिए c क्या हो जाएगा, यहां पे मिस्टेक मत करना बच्चों, c हो जाएगा माइनस, माइनस है, माइनस 9.35 बार, यहाँ मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना, क्योंकि वो तो हमारे इक्वेशन में तो प्लस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस है, लेकिन c की एक्चुअल वैल्यू हमारे जो क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या है माइनस। क्लियर? तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा बताएगा x minus 5 by y, सॉरी y by 5, x minus y by 5 minus 10 is equal to 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम सामने मल्टीपल कर देते हैं, क्या 5 एलसीएम सामने मल्टीपल कर देते हैं, 5x minus y minus 50, जो एलसीएम नीचे 5 हमने लिया, चलो एक स्टेप दिखा देता हूं, जो एलसीएम 5 लिया था वो सामने मल्टीपल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब मेरा इक्वेशन फॉर्म हो गया 5x minus y minus 50 is equal to 0, यानी मेरा इक्वेशन बन गया। रेडी? जैसे मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया था, अब इसके ऊपर से मुझे ABC लिखना है, चलिए A B C, A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कि 5, B मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या 1, 1 तो होता ही है, सो माइनस 1 माइनस 50, ये साइन ध्यान रखने का, साइन कन्वेंशन जो है मेन रहेगा साइन। क्लियर? यहाँ पे क्या रहेगा a5, b क्या रहेगा -1, c क्या रहेगा -50। क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते टाइटल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, -2x plus 3y is equal to 6, -2x plus 3y is equal to 6। क्लियर? तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म ही है, पहले तो उसको क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो जीरो फॉर्म है वो ले लेते हैं, 6 को इस तरफ ले लीजिए, मतलब क्या बन जाएगा -2x plus 3y minus 6 is equal to 0। now you can write a b and c। a कितना है -2, b कितना है 3, c कितना है -6। क्लियर? दिख रहा है -2, 3 एंड -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x is equal to 3y, क्या दिया गया है x
इज इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, यानी इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन बन गया। जैसे ये हमारा इक्वेशन जो रेडीमेड फॉर्म था उसको हमने कन्वर्ट किया था वैसे। अब इसके ऊपर से हमें क्या लिखना है, सिर्फ a b एंड c। क्या लिखना है, सिर्फ a b एंड c। चलिए मेरा a क्या रहेगा, a रहेगा x का कोएफिशिएंट यानी कि 1। चलिए मेरा b क्या रहेगा, y का कोएफिशिएंट मतलब कि -3। c देखिए यहाँ पे c है ही नहीं, c नहीं है मतलब 0, जो नहीं होता वो 0, सिंपल। सो c इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा खास। चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y। 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको इस तरफ लेंगे, सिंपल हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x -5y, इस तरफ आया क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म। रेडी, इसके ऊपर से a b c लिख सकते हैं। यस, a मतलब x का कोएफिशिएंट, a मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट। रेडी ना, सबको हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सबको ये वाले फॉर्म में लेके आना रहता है, ठीक है ना। चलिए सो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 5 और c तो हमारा है ही नहीं, अगर नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0। सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आफ्टर 6 की ओर जाते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, मतलब यहाँ पे y नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, मतलब हमारा b नहीं आएगा, साथ में a और c दोनों है। रेडी, तो फॉर्मूला तो एज है, लेकिन उसको नॉर्मल ax प्लस by प्लस c वाले फॉर्म में लिखना हो तो मैं आपको लिखना सिखा देता हूं। ax प्लस by कुछ नहीं है मतलब 0, कुछ नहीं है मतलब मैंने आपको बताया था 0y, क्योंकि 0 इंटू y तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। रेडी, इसके ऊपर से a b c लिख सकते हैं। हमारा a हो जाएगा 3, हमारा b हो जाएगा 0 और हमारा c हो जाएगा 2। क्लियर, समझ में आएगा ना। 6 के बाद 7 की ओर जाते हैं। 7 बताया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फॉर्म एज इट इज है, लेकिन उसको भी हमें ये वाले फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं। x वाला टर्म नहीं है, मतलब क्या रहेगा 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रेडी, जो बाहर से हमने ऐड किया वो क्या रहेगा 0। सो हमारा abc क्या रहेगा, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा -2। ये ध्यान रखिएगा, माइनस वाली साइन भूलिएगा मत। c क्या हो जाएगा -2। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर जाते हैं, 8वें नंबर का। बताया गया है 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 2x को यहां पे लीजिए या तो 5 को वहां पे लीजिए। मैं बेटर है 5 को वहां पे लेता हूं, तो मेरा इस साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस साइड मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी 2x माइनस 5 हो गया। अब मैं इसको दोनों तरीके से लिख सकता हूं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखूं तो भी वही का वही है। रेडी है ना। अब इसके अंदर y नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है y, तो उसके अंदर y डाल देते हैं, 0 वाला टर्म लिख के 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ध्यान रखिएगा खास। इसके अंदर में abc लिखना है मुझे, क्या लिख सकता हूं मैं, abc लिखना हो तो a मेरे पास कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x, b मेरे पास तो है ही नहीं इसलिए 0, कुछ नहीं था इसलिए 0, और c मिस्टेक ना हो c हो जाएगा -5। c क्या हो जाएगा -5। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 2x को यहां पे लोगे तो x का कोएफिशिएंट -2 आएगा, y 0 रहेगा, लेकिन c क्या हो जाएगा +5, और इसको इस तरफ ले जाओगे तो हमने जो की ना उस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज को खत्म कर दिया बच्चों। 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई। बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर,
अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, सारे क्वेश्चन सारे सम का प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, मिस्टेक ना हो कहीं पे, ठीक है। और सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा आपकी नोटबुक के अंदर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर आपके लिए मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।